हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो भी टर्म फर्स्ट का जो भी सिलेबस है सिंगल वीडियो में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आफ्टर अ वीक एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिजिक्स में जो जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको कंप्लीटली इस सिंगल वीडियो में रिवाइज करवाया गया है। तो इसे आपको पूरा देखना है, ए टू जेड जो भी बताया जाए, इवन अ सिंगल वर्ड व्हाट आई स्पीक उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, अच्छे से टॉपिक रिवाइज करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। बढ़ते हैं हम लोग रिवीजन की तरफ। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए हर जगह पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो शुरुआत करते हैं लाइट से। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच स्टिमुलेट्स आवर सेंसेस ऑफ आईज। जो हमारे जो लाइट है वो एक टाइप की एनर्जी होती है जो हमारे आईज के सेंसर्स को एक्टिवेट करती है और जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इफ समवन आस्क व्हाई लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, वी विल आंसर दैट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड ऑल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। नेक्स्ट, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, जो कि हाईएस्ट होती है, और कोई भी बॉडी इस स्पीड से कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती, मतलब ये इस यूनिवर्स में फास्टेस्ट स्पीड है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट हैज हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। इसके अलावा कोई भी मीडियम लाइक वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, व्हाटएवर, कोई भी मीडियम हो उसमें इसकी स्पीड इससे कम ही होगी। ठीक है? व्हेन लाइट इंटर्स इनटू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट दूसरे मीडियम एंटर करेगा तो वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानना है, जिसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज लाइट की है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होती है। वो है फ्रीक्वेंसी। और कौन सी चेंज हो जाती है? तो वेलोसिटी, और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ऑल ऑफ देम चेंजेस। ठीक है? अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होता है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, C इक्वल्स न्यू लैम्डा, जहां C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है? ये क्या है? तो ये है वेवलेंथ। और ये जो है वो है लाइट की स्पीड। तो ये इनमें रिलेशन होता है। सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि इस लाइट स्पीड की लाइट और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग यही लिखेंगे, C इक्वल्स न्यू लैम्डा। क्लियर है? ओके, ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और क्या? वी कैन ओनली सी ओनली विजिबल लाइट। हम लोग केवल विजिबल लाइट ही देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 या कहीं कहीं पे 800 नैनोमीटर भी देते हैं। अच्छा, एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो होता है वो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अगर रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होता है लाइक मिरर और एनी अदर स्मूथ सरफेस, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट
इफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स ड्यू टू अ रफ सरफेस लाइक वॉल, दीवार हो गई, ठीक है, तो इनसे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके, अब हम अगले टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? मिरर। तो मिरर क्या होता है? मिरर इज अ स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट। मिरर एक टाइप का स्मूथ सरफेस होता है जो कि लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे ये आपको एनिमेशन बिल्कुल बता देगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। देखिए यहां पर ये लेट मी चेंज द कलर। तो देखिए यहां पे ये जो सरफेस है दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां से देखिए ये लाइट इधर ऐसे आ रही है और इस तरीके से लाइट जा रही है, तो ये जो यहां पे बन रहा है इसको बोला जाता है नॉर्मल, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे कोई लाइट यहां से आती है टकरा के सरफेस से फिर वापस जाती है, इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहला टाइप देखिए, जो बेसिकली जो तो दो टाइप है वो दो ही हैं, मतलब दो हैं, ठीक है। वो दो कौन से हैं? तो वो है स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। ठीक है, कौन कौन से? स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर। क्लियर है? तो मेन तो दो टाइप के हैं, बट स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का हो जाता है। उनमें से सबसे पहला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसमें इस तरीके से इसका जो कर्वेचर होता है और इसके बाहर साइड ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिव होता है। मीन्स टू से कि ये अंदर पॉलिश की जाती है और बाहर वाला साइड जो आउटर सरफेस होता है इट इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, सो वी विल से a spherical mirror in which the reflective surface is outward. Reflective surface is outward. That mirror is called convex mirror. ठीक है, और ये जैसे यहां पे इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है। स्मॉल इमेज, इरेक्ट इमेज, स्मॉल इमेज एंड इरेक्ट इमेज, ये आपको याद रखना है। अगर आप कोई भी मिरर देखते हो और उसमें अगर आपका फेस स्मॉल बनता है, इरेक्ट बनता है, सो आप 100% श्योर होने चाहिए कि आपने कॉन्वेक्स लेंस ही लिया हुआ है। क्लियर है? स्मॉल एंड इरेक्ट, दैट मींस कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर किस तरीके से होता है? इसमें जो पॉलिश है वो अंदर तरफ की जाती है, बाहर तरफ, और इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ होता है। पॉलिश बाहर की तरफ की जाती है और रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होता है? अंदर की तरफ होता है। ये रिफ्लेक्टिव मतलब लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होके जाती है इस तरीके से। क्लियर है? और कौन सा टाइप होता है? तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किस तरीके से होता है? तो बिल्कुल प्लेन होता है और इसके पीछे साइड पॉलिश होती है और आगे साइड ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज रिफ्लेक्टिव सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्लेन मिरर की आपको जाननी होंगी। जैसे पहली चीज, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। दूसरा, इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। तीसरी बात कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होता है, जो भी इससे बनने वाली इमेज होती है, वो दोनों इक्वल हाइट की होती है। मतलब प्लेन मिरर में हमेशा इमेज इक्वल साइज की बनती है। फोर्थ थिंग, जो इमेज होती है, इमेज ये वर्चुअल होती है, हमेशा वर्चुअल होती है। फिफ्थ, u इक्वल्स ऑलवेज v, मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से होती है वही इमेज की डिस्टेंस होती है। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज दैट यहां पे कोई अगर आदमी खड़ा है तो उसकी इमेज ठीक उतनी ही दूरी पर यहां पर उसकी इमेज बनेगी, ठीक उतनी ही डिस्टेंस में। जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस उसकी इमेज की होगी। क्लियर है? इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनता है, ठीक इक्वल साइज का बनता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी प्लेन मिरर से रिलेटेड है, इनको आपको याद रख लेना है। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज इक्वल होती है, इमेज
वर्चुअल, इरेक्ट और इक्वल साइज का बनता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है। क्लियर है? ओके। सो अब हम लोग यहां पे जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मिरर। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ मिरर जो बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये दो मिरर से एप्लीकेशंस ऑफ मिरर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग दोनों को स्टडी करेंगे। प्लेन मिरर के जो भी एप्लीकेशंस थे मैंने बता दिए कि ये चीजें होती हैं इनमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहली चीज इस तरीके से स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लाइट जो होते हैं उनमें हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का एक दूसरा भी नाम है दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो जहां पर भी हमें लाइट को डाइवर्स करने का काम करना होता है वहां पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से बात समझ लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अगर आपसे यहां पे लेंस होता है यहां पे, तो लेंस के केस में ये कन्वर्जिंग होता है, लेकिन यहां पे क्या है? डाइवर्जिंग है। और कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं? तो एज अ सिक्योरिटी मिरर, यहां पे आप देख रहे हो एज अ सिक्योरिटी मिरर हम लोग यूज करते हैं। और कैसे यूज करते हैं? तो अगर आप चम्मच के, स्पून के बैक साइड से देखेंगे तो उसका बैक साइड जो सरफेस होता है वो भी एक प्रकार का कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है? और कहां कहां पे? तो गाड़ियों का जो रियर व्यू मिरर होता है यहां पर, इनमें भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ये सारे बेसिक एप्लीकेशंस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे ये क्या है? ये है सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, मतलब इससे हम काफी ज्यादा एरिया आसानी से वॉच आउट कर सकते हैं, एक प्रकार से निगरानी रख सकते हैं उनमें। सो नेक्स्ट मिरर कौन सा है? तो नेक्स्ट मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट मिरर है कॉनकेव मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, यहां पे आप बिल्कुल देख सकते हो कहां कहां पे इसका यूज होता है। तो इसका यूज होता है सेविंग मेकअप मिरर में। जैसे यहाँ पे आप देखो सेव करता हुआ आदमी जो ये मिरर पकड़े हुए, दैट इज कॉनकेव मिरर। मेकअप मिरर डॉक्टर्स के थ्रू, डेंटिस्ट और जो भी गले के डॉक्टर होते हैं उनके थ्रू। कार की हेडलाइट में यहां पर कॉनकेव मिरर का यूज होता है। देखिए, कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी जहां पर भी हमको लाइट को कन्वर्ज करना होता है वहां पे हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बट बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी अगर ये कॉनकेव लेंस होता तो उस केस में उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता। ठीक है, अपोजिट चीज होती है यहाँ पे, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए देखिए यहां पे होता क्या है, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पथ से डिफ्रेक्ट हो जाती है, अपने पथ से हट जाती है। इसी फिनोमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया कि ये यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है। जैसे इसने ग्लास पे एंटर किया तो इसको सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे ना जाकर के नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहला लॉज जो है वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at the same point on the surface। ठीक है, अब यहां पे बात समझिए, इस चीज को बहुत जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे कुछ और बातें समझ लीजिए, फिर हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो अभी हमने कहा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो उस केस में
आई जो है वो आर से बड़ा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयरर मीडियम है। कभी भी लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो निश्चित रूप से एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। बट अगर इसका उल्टा हुआ यानी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है देन एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कब कौन सा एंगल इक्वल होता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि लाइट रेयर गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और इस तरीके के कुछ ऑप्शंस दे दिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो फिर से मैं इसको रिवाइज करा दूं। आई ग्रेटर देन आर कब होगा? जब वो रेयरर से डेंसर में जा रहा होगा। और आई लेस देन आर कब होगा? जब वो डेंसर से लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी। उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज पढ़ेंगे जहां पे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। कहां कहां पे रिफ्रैक्शन का यूज होता है? तो रिफ्रैक्शन हमने समझ लिया, रिफ्रैक्शन के लॉस समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है, इसमें क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट जो रियल पोजीशन होती है उससे थोड़ी सी ऊपर दिखती है। इसका मतलब यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ की बात हो रही है। जब भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो एक्चुअल पोजीशन में ना दिख करके थोड़ा सा अपर पोजीशन में दिखती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेंसिल, ये जो पेंसिल है जैसे ये वाटर के अंदर आई तो ये बेंड हो गई, थोड़ी मुड़ी हुई लगी। तो ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। दिस इज कॉल्ड मिराज। इंपॉर्टेंट आप इसको मानिएगा, इसको बोला जाता है मिराज। अब ये मिराज बेसिकली होता क्या है कि जब कोई पर्सन रेगिस्तान में जाता है तो जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर रहती है, हॉट एयर जो होती है वो नीचे रहती है। तो ये जो टॉप है ट्री का, इसकी इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनने लगती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ से लाइट इस तक पहुंच रही है, बट लाइट जब हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो इस पर्सन को क्या लगेगा कि यहाँ पर पानी है, ऐसा उसको कंफ्यूजन होता है। तो इसको बोला जाता है मिराज। ये रेगिस्तान में यानी बहुत गर्म जगह पर और बहुत ठंडी जगह पर, दोनों जगह पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है? तो रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो परसीव्ड पोजीशन, ट्रू पोजीशन। मतलब यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि ये सन है, ठीक है, तो सन एक्चुअल में यहां पर है, दैट इज ट्रू पोजीशन, लेकिन इस पर्सन को ये यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से होता है डिले सनसेट। इसकी वजह से होता है डिले सनसेट एंड अर्ली सनराइज। अर्ली सनराइज इसकी वजह से होता है। और इससे टोटल टाइम में जो दिन के टाइमिंग में डिफरेंस आता है वो आता है 4 मिनट का। 2 मिनट अर्ली सनराइज की वजह से और 2 मिनट डिले सनसेट की वजह से। मतलब देखिए यहां पे रियलिटी में सनसेट हो चुका है, बट इस पर्सन को अभी भी सन अपीयर है, अभी भी सन दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है डिले सनसेट एंड अर्ली सनराइज। तो ये भी किसकी वजह से होता है? एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखो आपको यहां पे बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा होगा कि कोई व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में से पास होती है, सो इट स्प्लिट्स इन 7 कलर्स। ये 7 कलर्स में, जैसे पहले आप ये देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ये रेड है, सबसे लास्ट में कौन सा है? तो सबसे वो लास्ट में है वायलेट कलर। तो इस तरीके से ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। मीन्स टू से splitting of white light into their constituent colors is called dispersion of light. We can easily see this effect via prism. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है prism. This is a triangular structure, 3D structures of glass. तो इसमें से जब white light enter करेगी तो इस तरीके से ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी को बोला जाता है dispersion of light. तो देखिए यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसको समझेंगे। तो देखिए
देखिए ये है इंसिडेंट रे, और जब ये इंसिडेंट रे प्रिज्म में एंगल होता है दिस इज नॉर्मल, और इन सरफेस को बोला जाता है सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सपोज दैट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, चूंकि लेकिन मीडियम बदल रहा है, एयर से ग्लास में आ रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर देन ये इस पथ पे जाता है, और फिर यहां से मीडियम बदल रहा है, बट ये इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो इस हिसाब से फाइनल रेज इधर जा रही थी, इनिशियल रेज इधर जा रही थी, बट फाइनल रेज इधर जा रही है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो अगर हम इसके पहले इस टॉपिक पे बात करें तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि वायलेट कलर सबसे नीचे है, दैट मीन्स वायलेट कलर जो है उसका जो डेविएशन है, ठीक है, उसका जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है, वो अपने पथ से सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, जबकि जो रेड कलर है ये लीस्ट डेविएट है, लीस्ट डेविएट है क्योंकि इसका डेविएशन सबसे कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पे साफ साफ दिख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ होता है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ और बातें यहां समझ लीजिए, देखिए इतनी बातें समझ में आ गई। ये म्यू क्या है, तो म्यू है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है इस वर्टेक्स एंगल को, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे बोला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनकेस अगर को डायग्राम आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको ये तीनों डायग्राम समझने पड़ेंगे। इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। तो देखिए पहले क्या हुआ कि मान लीजिए ये θ1 एंगल है, और इससे जब लाइट जाती है तो हमें पता है कि ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे n1 ग्रेटर देन n2 है, तो जब ये डेंसर से रेयर में जाए तो बताइए सीधे जाने की बजाय यह नॉर्मल से दूर चला गया। लेकिन अगर इस एंगल को और बढ़ा दें, सपोज मैंने ये कर दिया एंगल, तो अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये इसके बिल्कुल सरफेस के अलोंग जा रहा है, यानी इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है 90 डिग्री। तो इस टाइम व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। The angle of incidence is called critical angle. Mean to say, if you are going to define critical angle in your words, then you will say the angle of incidence made in a denser medium for which the angle of refraction is 90 degree is said to be critical angle. यानी डेंसर मीडियम में बना वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बट यहां पे आप समझिए, अगर थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया जाए तो लाइक दिस, तो अब क्या होगा, जो ये सरफेस पे जा रहा था अब ये सरफेस पे नहीं जाएगा, अब इसी मीडियम में वापस चला आएगा। तो इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो ये दूसरे मीडियम में जाने की बजाय अपने मीडियम में फिर से वापस आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है, समझ में बात आ गई होगी। तो यहां पे अभी कुछ और चीजें आपको बता दी जाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अगर मान लिया आपसे एप्लीकेशन पूछा जाता है तो सबसे पहला है, आप कह सकते हो रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन, तो हम यहां कह सकते हैं कि जो क्रैक होते हैं ग्लास के, क्रैक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, क्रैक्स ऑफ ग्लास साइन, ये चमकते हैं तो किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। आई होप आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला है इमेज फॉर्मेशन। देखिए इमेज फॉर्मेशन मैंने सभी नहीं लिए हैं,
वही इमेज फॉर्मेशन लिए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली हमने यहां पे लिया है कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है, कॉनकेव मिरर के बारे में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बताया था कि भाई अगर आप इमेज स्मॉल, इरेक्ट और वर्चुअल देखते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो अगर ऐसा इमेज बन रहा है स्मॉल एंड इरेक्ट, तो निश्चित रूप से वो कॉन्वेक्स मिरर है। बट कॉनकेव मिरर में अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। तो देखिए सबसे पहला जैसे है, मैंने यहां पे सबसे पहला लिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सी के बीच में। जहां पे आप यहाँ पे जो ये क्लिप चल रही है आप इस पे देख सकते हो कि इससे एक लाइट रे सीधे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक लाइन पैरेलल जा रही है, एक लाइट रे फोकस से जा रहा है, ये कहां पे मिल रही है, ये यहां पे मिल रही है बिटवीन सी एंड एफ। तो यानी इस क्लिप से हमें ये पता चला, इस एग्जांपल से पता चला कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। और आप इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो ये हो गया पोजीशन कि सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा। दूसरी चीज आप क्या देखते हो, इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड देखिए यहाँ पे ये कैंडल की फ्लेम ऊपर है और यहाँ पे कैंडल की फ्लेम नीचे बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इन्वर्टेड है। और क्या देख सकते हैं, तो और देख सकते हैं इसका साइज। जैसे देखिए यहाँ पे इसका इतना बड़ा साइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है, इमेज देखिए स्मॉल बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, स्मॉल बन रही है। तो इसका मतलब इससे हमें ये पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट सी इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इमेज की पोजीशन सी और एफ के बीच में होगी, इमेज स्मॉल बनेगी, इमेज इन्वर्टेड बनेगी और इमेज रियल बनेगी। स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल, पोजीशन सी टू एफ के बीच में। देखिए पोजीशन सी आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है, ये न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को समझने में। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले आए, यानी अब हमने पोजीशन रखी है एट सी, तो जब आप एट सी पे देखेंगे तो इसका प्रोसीजर वही है, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक लाइट रे फोकस के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए इसकी इमेज कहां बन रही है, तो इसकी इमेज भी सी पर बन रही है, इसकी इमेज भी कैसी बन रही है, सी पर बन रही है। और कैसी बन रही है, इसके नेचर के बारे में कहें तो इक्वल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और चूंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए ये इमेज रियल बन रही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो क्लिप है आप इससे पूरा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, यानी अब पोजीशन हमने यहां पे ली है सी और एफ के बीच का, तो इसमें भी वैसे ही फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो इमेज है वो लार्ज है, इमेज लार्ज है, इन्वर्टेड है और सी और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, रियल है, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज एंड बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यहां पे लेंगे जब ये एफ के आगे पहुंच जाएगा, तो देखिए एफ के आगे में क्या होता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट नेचर के हमें इमेजेस मिलती है। यानी इस पॉइंट को बोला जाता है पोल, ठीक है। इस पॉइंट को, ये जो मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर है, दिस इज कॉल्ड पोल। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है उस केस में जो इमेज बनती है वो लार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए तो ये जो रेज है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्चुअल में ये वापस टकरा के इधर है और इधर जा रही है, ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है, इसलिए यहां पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्ज एंड बिहाइंड द मिरर। और हाँ एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा, मिरर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से
कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इसकी इमेज लार्ज बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, इसी कॉन्केव मिरर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको एज अ सेविंग मिरर, जो भी मैंने आपको इसकी एप्लीकेशंस बताए थे कॉन्केव मिरर की, इन्हीं सब प्रॉपर्टी की वजह से वहां पे इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? आई होप बस आपको ये तीन जो डायग्राम है इनको स्पेशली अपने दिमाग में रखना है। इनका स्पेशल जो भी किस हिसाब से इमेजेस बनते हैं, क्या नेचर होता है, दैट शुड बी रिमेंबर। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस देखिए दो टाइप का होता है। जैसे ये है कॉन्केव लेंस, क्लियर है, इस तरह का होता है। एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके का होता है। ठीक है, अब यहां पे लेंस होता क्या है? तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल प्लेन, टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यानी लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हो। अब यहां पे बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस की। सो पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर आप लाइट को देखेंगे, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट कन्वर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से ये लाइट कन्वर्ज हो रही है यहां पर, जबकि कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर लाइट को फैला रहा है, इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो पावर होता है, इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट बाय लेंस। ठीक है, कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। और फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन होता है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पावर इक्वल्स 100 अपॉन एफ, जहां पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, लगे हाथ हम लोग इससे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से यहां पे बता सकें। ठीक है, तो रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 100 अपॉन एफ। अब देखिए, समझिए ध्यान से। पहली चीज तो ये कि अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, अगर लेंस कॉन्केव है तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी। तो इसी से हम पावर को भी समझ सकते हैं कि यहां पावर पॉजिटिव होगी और यहां पे पावर निगेटिव होगी। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज 5 डायोप्टर, द पावर ऑफ अ लेंस इज 5 डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। तो देखिए, पावर कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर मींस कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसके फोकल लेंथ की बात करें तो f इक्वल टू 100 अपॉन p, दैट मीन्स 100 अपॉन 5, f इक्वल्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, पावर निगेटिव है तो कॉन्केव है। और अगर पावर गिवन है, फोकल लेंथ बताना है, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ, अगर दो लेंस, बात ध्यान समझिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर दो लेंस इस तरीके से कंबाइन करके रखे गए हैं तो उनकी पावर भी कंबाइंड हो जाती है। सपोज दैट एक ये 3 डायोप्टर का है, दूसरा ये 2 डायोप्टर का है, तो जो कंबाइंड पावर होगी वो होगी 3 + 2, दैट मीन्स 5 डायोप्टर। क्लियर है? अब अगर हम इसको फार्मूले से रिप्लेस करेंगे तो हम फोकल लेंथ का, कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला इस हिसाब से निकाल सकते हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन।
देखिए आप फिगर से बिल्कुल ध्यान से समझ रहे होंगे कि पहले ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेंस इसके पास जाता है तो ये चीजें बड़ी दिखने लगती हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करना ही मैग्निफिकेशन है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखना, किसी ऑब्जेक्ट को बड़े साइज में देखना ही क्या है, मैग्निफिकेशन है। अब देखिए मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो m+1 हो सकता है, m+ हो सकता है, m- हो सकता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए अगर m पॉजिटिव है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होती है। और अगर m नेगेटिव हुआ दैट मीन्स वो इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, m क्या बताता है, m एक्चुअल में बताता है इमेज की साइज। अगर सपोज दैट m2 है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 2 टाइम्स लार्ज बन रही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, m<1, m=1, m>1। तो अगर स्मॉल इमेज बन रही है तो m<1, इक्वल इमेज जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से होता है, अगर इक्वल इमेज बन रही है, इक्वल साइज की इमेज बन रही है तो m=1, अगर लार्ज साइज की इमेज बन रही है तो m>1। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या, देखिए यहां पे आप इस इमेजेस पे देख पा रहे होंगे कि एक लाइट रे आई, इसको मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया, देन री रेडिएट किया, यानी फिर से बाहर किया। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स टू से the absorption of light by the air molecule, dust molecules and re-radiate in every direction is called scattering of light। अब यहां पे आप समझ सकते हैं, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, तो यहां पे देखिए रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट या ब्लू लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्लू लाइट सबसे ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है मॉलिक्यूल से, जबकि रेड कलर जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ इसका इंटरेक्शन बहुत कम हो रहा है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स छूट भी रहे हैं, बट यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहां से हम ये समझ गए कि जो रेड कलर है इसकी जो स्कैटरिंग है, इसकी स्कैटरिंग लीस्ट होती है और रेड कलर की, और जो ब्लू कलर है या वायलेट कलर है, वायलेट कलर है, इसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान समझिए, ये कलरफुल वर्ड में डेली लाइफ के एप्लीकेशंस में आता है। तो यहां पर सबसे पहले ये आप ये फिगर देखिए, यहां पे ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और कौन कौन सी चीज हो सकती है, तो देखिए और कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन हो जाएगा रेड कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, सनसेट और सनराइज के समय सन का रेडिश कलर, डेंजर सिग्नल का रेड कलर होना, ठीक है,
ब्लू अभी हमने बताया, ब्लू कलर स्काई का होना, क्लियर, ठीक है। क्लाउड्स का कलर व्हाइट होना, ये सब किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। यहां तक कि जब हम रात में टॉर्च जलाते हैं या डार्क रूम में कभी भी सनलाइट आती है तो हमें वहां के मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट मॉलिक्यूल्स दिखने लगते हैं, वो भी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका एक और भी नाम है, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। इसको और एक नाम से जाना जाता है, टिंडल इफेक्ट के नाम से। सो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। ये भी आप ध्यान रखना है कि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है और वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। अब हम लोग यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले आपको कुछ फार्मूले रिवाइज करा दे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला रिवाइज करते हैं, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। उसके बाद लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। अगर हम मिरर के मैग्निफिकेशन की बात करें तो देखिए यहां पे प्लस है तो हम लिखेंगे माइनस का v/u, और यहां पे माइनस है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे प्लस का v/u। और कौन से फार्मूले हो सकते हैं? तो और एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। क्या है वो? मैं यहां पे लिख रहा हूं, म्यू इक्वल्स ऊपर वाला जो भी पार्ट होगा वो एयर के लिए होगा और नीचे वाला जो भी पार्ट होगा वो किसी मीडियम के लिए होगा। मतलब जो न्यूमरेटर है वो शेयर करेगा, जो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा एयर में, और जो डिनोमिनेटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मीडियम में। तो जैसे हमने यहां पे लिखा C/V, तो ये है किसी मीडियम में लाइट की स्पीड और ये है एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड। फिर हमने लिखा λ/λm, तो ये हो गया एयर में वेवलेंथ और ये हो गया मीडियम में वेवलेंथ। देखिए इस फार्मूले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहां पे आ जाएगा h real/h apparent। देखिए अभी हमने यहां पे एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे होता है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो जब हम देखते हैं तो हमें वो यहां पे लगता है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है। लेकिन ये इसकी क्या है? यहां तक ये अपीयरेंट डेप्थ है, ये हमें दिख रही है। तो ये भी जब भी निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इनमें से किसी को भी हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। जैसे म्यू इक्वल टू रख सकते हैं C/V, म्यू इक्वल टू रख सकते हैं λ/λm, ठीक है, या फिर म्यू इक्वल रख सकते हैं HR/H अपीयरेंट। क्लियर हो गई बात? इनमें से किसी भी फार्मूले को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो पूरे लाइट रिफ्रैक्शन चैप्टर में यूज होनी है। आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। सो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, केरोसिन इज 1.44, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए और यहां से और भी बहुत चीजें पता चलेंगी आपको, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए सपोज दैट अगर मैं यहां पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब इस तरीके से मतलब आप समझिए, इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है? इसको बोला जाता है म्यू। तो यहां पे लिखा हुआ है AμW, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि दिया हुआ है 1.33। उसके बाद AμK मींस टू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ है? तो 1.44। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको राइट साइड रखते हैं। ठीक, अब यहां पे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट मींस हमें WμK बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लेफ्ट साइड यहाँ पे लिखते हैं। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखा जाता है। सपोज यहां हमें वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम नीचे रखेंगे और केरोसिन का एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर रखेंगे। तो केरोसिन का कितना है 1.44 और इसका कितना है 1.33, ठीक है 1.33। इतनी बात समझ में आ गई सबको। 1.44 किसका है केरोसिन का और 1.33 किसका है 1.33 है वाटर का, ठीक है। तो हम जब ये इसको डिवाइड कराएंगे तो यहां से W म्यू के जो आएगा वो आएगा लगभग 1.08। क्लियर हो गई बात। ये फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है कि जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The magnification produced by a plane mirror is +1. What does it mean? most इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि m की वैल्यू +1 है, इसका मतलब क्या है। तो अभी से पहले हम मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक पे बता चुके हैं कि अगर m पॉजिटिव हुआ तो इससे दो बातें सामने समझ में आती हैं कि वो जो इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो अगर पॉजिटिव साइन दिया है तो ये दो बातें तुरंत क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद उसका जो नंबर वाला पोर्शन होता है ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स द इमेज बिगर द इमेज इज, ठीक है, कि जो इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ा है। तो यहाँ पे इमेज की वैल्यू, यहाँ पे नंबर वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, virtual and equal to the size of object, equal to the size of object। ये बात इससे क्लियर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ray of light is incident on a glass slab at an angle of 45 degree. If the refractive index of the glass is 1.6, what is the angle of refraction? अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू दिया है 1.6। सो वी नो दैट बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से जब हम लोग साइन आर फाइंड करेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। तो साइन आई मीन्स 45 डिग्री अपॉन म्यू 1.6। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये आ जाएगा 1.6। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707 अपॉन 1.6। देखिए 1/√2 है, √2 से हम ऊपर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 2, तो यहां से आ जाएगा 0.707। अब यहाँ पे 0.707 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 से तो ये लगभग आएगा 0.44। तो यहां से r इक्वल टू कितना आएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 0.44। अब देखिए ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, जैसे अगर 1/2 आता 0.5 आता, सपोज दैट अगर ब्रैकेट में 0.5 होता दैट मीन्स 1/2, तो हम मानते कि ये 30 डिग्री है, बट ये 0.5 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री से कम आएगी। तो ये लगभग आती है 26.10 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे 0.5 होता तो हम कहते कि ये 30 डिग्री है, ये 0.44 है यानी इसकी वैल्यू 30 से कम होगी जो कि होगी लगभग 26.1। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके क्वेश्चंस लगाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लिसरीन इज 1.46। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन ये कितना दिया हुआ है 1.46। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इट्स इफ एयर इन स्पीड इज ग्लिसरीन और इज दिस। देखिए यहां पे कह रहे हैं कि एयर में स्पीड क्या होगी अगर इसकी स्पीड ग्लिसरीन में इतनी हो। इसका मतलब ये हुआ ये v गिवन है, मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है
वो इतनी गिवन है। 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। तो c इक्वल टू क्या होता है, अभी यहाँ पे फार्मूला बताया गया था, म्यू इक्वल टू होता है c अपॉन v, तो c इक्वल टू होगा म्यू इंटू v। सो म्यू की वैल्यू 1.46 और c की वैल्यू 2.05 इंटू 10 टू द पावर 8। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो 1.46 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.05 से, तो ये लगभग आएगा 2.993 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लगभग बराबर होगा 3 के, लगभग इक्वल होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड बतानी हो तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे c अपॉन म्यू। c अपॉन म्यू उसका फार्मूला लगाएंगे, जहां म्यू होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी इससे पहले वाला लगा भी चुके हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ए जार 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इज filled with a transparent liquid. When viewed from the top, its bottom appears to be 12 सेंटीमीटर below. अब बात ध्यान से समझिए, जार की सपोज मान लीजिए जार है, ठीक है, इसकी रियल डेप्थ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब इसमें हमने क्या किया, कुछ अलग टाइप का यहाँ पे लिक्विड भर दिया, तो अब ये जो बॉटम, इसका जो ये बॉटम है, ये बॉटम यहां पे दिखने लगा है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहां पे कितना दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर पे। सो करें व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो अभी से पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने टॉपिक में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स HR अपॉन HA होता है। HR जो रियल होता है, HA जो हमें दिखता है। तो रियल कितना है 15, दिख कितना रहा है 12, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 5/4 दैट इज 1.25। तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है और इस फिनोमेना के लिए जिम्मेदार कौन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ of a convex mirror is 50 सेंटीमीटर। What is its radius of curvature? R के बारे में पूछा है और F इक्वल टू गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो बताइए R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। सो 2 इंटू F का मतलब 50, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। मीन्स टू से R इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बना के रखना है कि फोकल लेंथ का 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो इनमें से कुछ भी दिया हो तो आप तुरंत फाइंड आउट कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। एक कॉनकेव मिरर है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज बनाता है। दैट मीन्स HI, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब जो HO गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। तो अभी हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताया था, क्या होता है HI अपॉन HO। सो अब देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो यहां थोड़ा पहचानने की जरूरत है। देखिए कॉनकेव मिरर में लार्ज इमेज 2 केसेस में बनते हैं, ठीक है, लार्ज इमेज 2 केसेस में बनते हैं, एक बिहाइंड द मिरर और एक जब होता है C और F के बीच में, दोनों केसेस में। तो इन्होंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है इमेज की साइज को, हम लोग भी यहाँ पे पॉजिटिव ही मानेंगे। तो फाइनली आ जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। A 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। बात ध्यान समझिएगा, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर
गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो देखिए सबसे पहली बात, एच ओ कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइज 4.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, चूंकि ये कॉन्वेक्स है इसलिए हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। कहां पे रखा गया है, तो u इक्वल्स माइनस का 12 सेंटीमीटर। हमें यहां पे लोकेशन बतानी है, तो बाय मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो यहां से आ जाएगा 1/15 इक्वल्स 1/v माइनस 1/12। तो यहां से 1/v इक्वल्स आ जाएगा 1/15 प्लस 1/12। अब जब हम यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा 4 + 5, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स 60/9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब ये मिरर के राइट साइड पे यहां पे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे हमें मैग्निफिकेशन भी बताना है, तो m इक्वल्स क्या होता है, तो m इक्वल्स होता है माइनस का v/u, माइनस v कितना है 60/9, u कितना है, तो u है माइनस का 12। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट, सो यहां पे आया 5/9 इक्वल टू 0.55। ये इसका मैग्निफिकेशन मतलब लगभग हाफ साइज का इमेज फॉर्म होगा। अब आगे इन्होंने कुछ और बातें भी पूछ ली, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। मिरर से अगर दूर जाएगा तो क्या होगा, यानी वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो इमेज फोकस की तरफ जाएगी और भी ज्यादा स्मॉल होती जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के लेंस के भी क्वेश्चंस लगते हैं, सो ट्राई दैट, उसको आपको अपने हिसाब से उसको ट्राई करना है, कोशिश करनी है लगाने की। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।